हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी जानते होंगे, है ना। तो आज हम लोग बेटे चैप्टर नंबर 8 जो क्लास 11th का चल रहा था और ये 9th लेक्चर है। अब तक जितनी बात इसमें होनी थी वो हो चुकी है। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। सिर्फ इसमें एक मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली बचती है। और विविध प्रश्नावली के अंदर कुछ दमदार सवाल रहते हैं। हर एक चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी की जो विविध प्रश्नावली उसको करना बहुत अच्छा है, करना चाहिए, है ना। तो इस प्रश्नावली को खत्म करते हैं और फिर मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है, जो सीखने की बात है वो सिखा चुका हूँ। सिर्फ विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन है उनको मैं कर देता हूँ और फिर जो है हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो ये 9th लेक्चर है और इससे पहले के लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में सारे उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे आसानी से। तो वहां से आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो फिर वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को करते समय कि सवाल को, क्वेश्चन को जो आपके सामने लिखा है, आपकी किताबों में है, सबसे पहले अपने आप थोड़ा सा कोशिश करें, दम लगाएं, जितना हो सकता है उतना दम लगाएं। क्योंकि जितने दिमाग के घोड़े आपके दौड़ेंगे आपको लाभ होगा। मैं तो यहाँ सॉल्यूशन कर ही दूंगा, तो इस सॉल्यूशन को देखने की बजाय पहले अपने आप थोड़ा सा देखें, वीडियो को पॉज कर लें रोक करके। अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, फिर अपने आप को शाबाशी दो, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा फिर, है ना। और अगर नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत है, फिर हमारे इस लेक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, और वो कह रहा है कि a प्लस बी की घात n के प्रसार में प्रथम तीन पद का मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 729, 7290 और 30375 हो तो ABC के मान हमें बताने हैं, ज्ञात करने हैं। तो बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, एक बात समझ लो, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था व्यापक पद का, a प्लस बी की घात n के प्रसार में, क्योंकि ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, के प्रसार में हमने एक व्यापक पद का सूत्र पढ़ा था कि व्यापक पद कैसे निकालते हैं पिछले एक्सरसाइज में, व्यापक पद, और तो उसी का यूज कर लेंगे। तो व्यापक पद होता है TR प्लस 1, दिस इज इक्वल टू NCR, ठीक है ना, NCR a की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको कैसे भी करके याद करना ही करना है, कुछ ना होगा तो वैसा भी, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो खैर अगर इसके बिना भी हम काम कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि प्रथम तीन पद हैं। अब आपको पता है, अगर हम बात करते हैं a प्लस बी की घात, देखो ध्यान से, जो a प्लस बी की घात n है, इसके प्रसार जब हम खोलते हैं तो NC0 a की घात n, फिर आपके पास में NC1 a की घात n माइनस 1 एंड b की घात 1, और NC3 एंड a की घात n माइनस 3, ठीक है, आपके पास में n माइनस 3 और b की घात 3, ऐसे चलता है। तो प्रथम तीन पद कौन से बनेंगे? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है ना आपके पास में, ओके, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। आगे आने वाले भी बहुत सारे पद होंगे। तो उसने ये कहा है कि पहला पद जो है NC0 और a की घात n है, वो तो दिया है 729, ठीक है जी। ये तो बात कही है कि प्रथम पद है ना, प्रथम तीन, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं, और आपको पता है कि NC0 की वैल्यू कितनी होती है, NC0 हमेशा 1 होता है। NC0 कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं तो यानी कि a की घात n का जो वैल्यू है वो 729 आ जाएगा, और इसको नंबर 1 बना करके हम छोड़ देंगे, ठीक है नहीं। अब अगर हम बात करें, अब उसने कहा है दूसरा पद मतलब ये वाला कि NC1 a की घात n माइनस 1 और b इज इक्वल होगा किसके? वो होगा आपके पास में 72, 90 के, ठीक है। अब मेरे भाई बात सुनो, NCN का मान कितना होता है? NC1 का मान होता है n, NC1 का मान होता है n। ये सब वैल्यूज हमने डिस्कस कर ली हैं, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद विविध में पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कोई हमने पैरासूट से लैंडिंग करी कि सीधा हम विविध प्रश्नावली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले 8 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को बहुत गहनता से पढ़ा है।
तो अगर मैं इसकी वैल्यू n रखता हूं तो ये n आ जाएगा और a की घात n-1 एंड b इज इक्वल टू आ जाएगा 7290। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आपके पास में इसमें a b c का मान नहीं, a b n का मान पूछा होगा ना, क्योंकि c तो उसमें है ही नहीं कहीं। a b c का नहीं, ये a b n का मान है। मैं यही तो सोच रहा c कहाँ से पैदा हो गया इसके अंदर, n का मान। ठीक है, क्योंकि n तो है भी। ओके, अब भाई हम अगर ध्यान दें, अब अगर आप ध्यान दें कि तीसरा पद जो कहा है उसने, तीसरा पद आपके पास में है NC, अरे NC2 आएगा, NC2 एंड a की घात n-3 और b की घात, अरे यार NC2 a की घात n-2 b की घात 2, यही तो होता है। हाँ चलो, b की घात 2 इज इक्वल आ जाएगा 30,375 और NC2 का अगर मान निकाला जाए तो NC2 का मान आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था। NC2 को लिखा जा सकता है n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, तो उसका मान ये होता है। ठीक है, तो उसको यूज कर लो कि आ जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2। ठीक है, साथ ही साथ a की घात n-2 एंड b की घात 2 इज इक्वल टू आपके पास में 30,75। थोड़ा सिंपल करने के लिए अगर हम ध्यान दें, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस 2 को इधर पहुँचा रहा हूँ, तो इस 2 को इधर पहुँचाऊंगा तो जाएगा n-1 एंड a की घात n-2 और b की घात 2 इज इक्वल टू 2 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 से 14 और 1 15 और 2 0 0 तो 1 और 2 तिया 6, 6150 है ना, सॉरी 6150। तो आप इसको कह लो इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको कह लो इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ठीक है ना, क्वेश्चन सही उतारा है ना मैंने। ये एक बार मैं संख्याएं चेक कर लूं तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास में ओके। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है मुझे, इन तीनों समीकरणों को एडजस्टमेंट करके, है ना, इन तीनों समीकरणों को एडजस्टमेंट करके मेरे को ए बी और एन के मान निकालने हैं। ठीक है, ए बी और एन के मान निकालने हैं। तो कैसे क्या किया जाए ताकि बात बन जाए, तो थोड़ा सोच लें तो बेहतर है। तो अगर हम लोग एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं सोच लूँ यार, क्योंकि मैं आपका समय खराब करूंगा अगर खड़े होकर सोचूंगा। चलिए, अब ना एक इसमें एक टेक्निक लगाते हैं ताकि हम लोग आसानी से मान निकाल पाएं। तो मैं इतना सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यार मुझे ना एक काम कर लेना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि इस समीकरण का ना वर्क कर लेता हूं, मैं समीकरण 2 का अगर वर्क कर लेता हूं और फिर वर्क करने के बाद इससे भाग कर देता हूं, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जो बचेगी वो केवल n में और a में बचेगी। फिर हम इसके साथ एडजस्टमेंट करके तो शायद n का मान निकल आएगा, और n का मान निकलते ही बात बन जाएगी। तो हम एक काम करते हैं कि समीकरण, ठीक है ना, समीकरण जो मेरी 2 है, 2 के वर्ग को ठीक है ना, समीकरण 3 से भाग देने पर, समीकरण 3 से भाग देने पर तो क्या स्थिति पैदा होगी। देखो, समीकरण 2 का जो वर्ग होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो हो जाएगा n a की घात n-1 b की घात कुछ भी नहीं, इसका होल स्क्वायर बटे इसके करना है, हमें भाग करना है इक्वेशन सेकंड से, तो n इंटू n-1 एंड आ जाएगा a की घात n-2 एंड b की घात 2 बराबर। अब ध्यान दो हमें क्या करना है, इसका वर्क करना है। तो वर्क ना करके आप इसे ऐसे लिख लो, अभी वर्क करने में तो बड़ा ड्रामा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको 2 बार ऐसे ही लिख लो, बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, नीचे आ जाएगा 6150। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मैं सही करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास में, अच्छा इस प्रसार को हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना,
क्योंकि ऊपर की स्पेस काम में आ जाएगी ना, कोई जरूरत तो नहीं है इसकी। ओके चलिए देखो ध्यान से, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा a की घात 2n-2, कोई मना कर देगा? क्योंकि जब a की घात n-1 का स्क्वायर होगा तो 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 में n में भी होगी 1 में भी होगी, तो 2n-2 और b स्क्वायर, और आ जाएगा b स्क्वायर बटे नीचे जो लिखा है वो है n इंटू n-1 और a की घात n-2 और b की घात आपके पास में 2 है ना, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करें, अभी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, 7290 गुणे 7290, ठीक है बेटा, तो ये नीचे आ जाएगा मेरे पास में है 6150 है ना, हमने इसी का तो डबल किया था 61,150, ये गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ मैं सोच तो रहा हूँ, क्योंकि ये है 30,375, तो 30,375 है यहाँ पे, ध्यान देना मेरे भाई, 30,375 है, तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आप एक काम करो, इसको ऐसे ही लेके चलो, 30,375 गुणे 2 कर लो यहाँ पे खाली, तो इसका मतलब जो बटे में यहाँ पे ये संख्या नहीं आएगी, फिर हम इसको ऐसे ही कंसीडर करके चलेंगे कि 30,375 गुणे 2, इसको समीकरण 3 कह लेंगे, और जब हमने भाग करा तो नीचे आएगा फिर यहाँ पे 30,375, समय रहते अकल आ गई, नहीं तो फिर जब इतना काम करने के बाद सोचते ना तब दिक्कतें होती, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,375 और गुणे 2, ठीक है। अब देखो जो ये ड्रामा किया गया है वो काम हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और n की एक घात यहां से कट जाएगी, तो बचेगा क्या? ध्यान से देखना, मैं एक काम कर रहा हूं क्या, कि a की घात 2n-2 है ना, इसको एज इट इज रख रहा हूं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास में n-1, ठीक है ना, ऊपर n भी तो बचा एक n, और आपके पास में n-1, साथ में a की घात n-2 और b स्क्वायर खत्म हो गया, इज इक्वल टू, इसको अगर थोड़ा सा काटना चाहो काट, 2 से काट लो इसको, 2 चिक 12, 2 नहीं 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चिक 12, और बेटे मेरे पास में 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 7290 गुणे 3645 बटे 30,375, ठीक है मेरे भाई। चौक थोड़ी सी बड़ी ले ले यार, हाथ दुखने लगा इसमें छोटी सी चौक में, ठीक है चलिए ओके। अब मेरे भाई देखो क्या हो सकता है इस a के साथ में, क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं n इंटू a की घात n इंटू a की घात n-2, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया बेसिकली, क्योंकि 2n घात थी, तो 2n घात को मैंने क्या करा, n यहां कर दिया, क्योंकि जब गुणा में घातें जुड़ेंगी ना, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो n प्लस n-2 इज वॉट 2n-2, है ना, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया ताकि ये भी थोड़ा सा सरल हो जाए। नीचे है n-1 एज इट इज है बेटा, और a की घात n-2 आपके पास में है ही है, दैट इज इक्वल टू 7290 गुणे 3645 और बटे है 30,375, ठीक है मेरे बेटे। अब ध्यान दो, ये वाली टर्म पूरी की पूरी से कट जाएगी, और ऊपर आ जाएगा n a की घात n अपॉन n-1, ठीक है ना, n-1, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा और काटापीटी करने की कोशिश हम इसमें करते हैं, थोड़ा सरल करते हैं, तो अगर हम देखें 15 से काटने की कोशिश करो, मैं इसको 15 से काट रहा हूँ, 15 से कट जाएगा क्या? देखो 15 दूनी 30 बचे 6 और 15 चौक 60, ठीक है, 15 तिया 45, ठीक तो है भाई। इसको मैं 15 से काट रहा हूँ, नीचे वाला 15 से कट जाएगा क्या? 15 देखूँ जरा, 15 दूनी 30, चलने का नहीं, 3 में 0 आ जाएगा, और 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, ये भी चल जाएगा आपके पास में,
ठीक है ना, मैं सही काट रहा हूँ ना, थोड़ा सा ले लूँ मोबाइल का सहारा अगर ऐसी कोई बात है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं यार, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं 36 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 343, ये तो सही आया, सही काटा मैंने। और नीचे की तरफ जो मेरा है वो 375 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 15 से। 15 से ही क्यों कर रहा हूँ पता है, मतलब छोटा करने के चक्कर में। ये 20, ये सही आ गया। इसका मतलब हमारे पास को जब हम 15 से काटेंगे तो आ जाएगा 7290, ठीक है, इंटू 243 बटे 20 25, 20 और 25। और भी कुछ कट सकता है, ये 7 से कट जाएगा क्या, देखो जरा इस वाले को, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा क्या, 7 या 21 और बचा 3, नहीं कटेगा। ये 11 से ये 343, 243 है, 343 नहीं है, तो नहीं कटेगा, अभी छोड़ दो उसको ऐसे ही। अब सुनो, इसको लिखो ऐसे यहाँ पे 7290 इंटू 243 अपॉन 20 25, ठीक है। बस कैलकुलेशन वर्क है इनमें। अब अगर ध्यान दो, हमें इक्वेशन 1 के अंदर एक बात पता है कि a की घात n का मान 729 है, तो मजा आ गया। अब n का मान निकल सकता है आराम से, है ना, आराम से मान निकल सकता है। तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से a की घात n बराबर क्या है, 739 रखने पर तो जब यहाँ पे लिखेंगे हम n इंटू 729 729 बटे n माइनस 1 इज इक्वल टू 7290 इंटू 243 अपॉन 2025, है ना। अब ध्यान दो, इतनी कैलकुलेशन तो आप जानते हो। 729 से ये कट जाएगा 10 बार, क्योंकि जीरो का ही तो फर्क है सिर्फ, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये आ जाएगा n अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 243 गुणा 10 बटे 20 25, ठीक है। अब मैं काट रहा हूँ 5 से, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 चौक 20, 0 5 चौक 20 और फिर 0 5 25, 25, ठीक है ना। और आपके पास में ये आ जाएगा n अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका डबल कर लो, 2 है ना ये, तो 684 बटे 405। अगर मैं ब्रजपाल को बुलाऊं, ब्रजपाल का मतलब ब्रज गुणा करूं, तो n गुणे, या फिर ये कह लेंगे 405n, ठीक है ना, इज इक्वल हो जाएगा 486n माइनस 1 के। अब देखो 405n इज इक्वल टू 486n माइनस 486, ठीक है। इस 486 को उधर ले आओ, तो 405n में से हम लोग घटाएंगे 486n, दैट इज इक्वल टू माइनस 486। तो जब घटाएंगे तो आई थिंक वो बचेगा 1 और फिर आ जाएगा 2, 21 आ गया, ठीक है ना, 21 ही बचे, 21 नहीं भाई, 486 में से मेरे को 405 घटाना है, ठीक है ना, गलत कर दिया ना मैंने। तो 486 में से 405 घटाना है, तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा 8, 81 बचेगा। तो 81 माइनस का 81 n इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 486, दैट इज n इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 486 अपॉन 81। और जरा 81 से ही कितनी बार कटेगा, अगर 81 से काटा जाए, 6 बार, मुझे लग रहा है 6 बार कट जाना चाहिए। तो 4 8 6 को डिवाइड कर लो 81 से, ठीक है ना, तो हमें 6 मिल जाएगा। मैं कह ही रहा था कि ये इससे 6 टाइम कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। तो n का जो वैल्यू है बेसिकली वो आ गया हमारा 6, n का जो वैल्यू है वो आ गया 6। तो एक आंसर तो हमने निकाल दिया है, n का वैल्यू हमारा 6 आ गया, ठीक है। जरा फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं बाकी की वैल्यूज भी निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, ये इक्वेशंस में जो का तो रखूँ क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इधर वाली कैलकुलेशन हटा दे रहा हूँ ये, ठीक है, आपके पास में देखिए। तो बेटा घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है आपको
घबराना नहीं है इन सवालों से बिल्कुल भी, कैलकुलेशन है और वो आपकी कितनी कैलकुलेशन मजबूत है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो समीकरण 1 से ले लो। आप देखो हमने जो निकाला है, हमने निकाला n इज इक्वल टू 6। समीकरण आप किस में रख दो, 1 में रखने पर तो एक समीकरण थी a की घात n इज इक्वल टू था 7 to 9। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा 6 तो a की घात 6 इज इक्वल टू, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, तिया 9 तिया 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729, तिया 729 चेक कर लो। मुझे ऐसा ही लग रहा भाई, सीधी सी बात है। अगर 81 3 3 तिया 9 तिया 27, 27 का वर्ग कितना होता है, 27 27 गुणा कर लो ना, 49 का 9 हाथ से लेके 4 14 और 18, फिर ऐसे ही आ जाएगा 14 और उसके बाद में आपके पास में 5, दैट इज 9 2 and 7। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि a की घात 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 की घात 6। यहाँ से कंपेयर करने के बाद में हमें ऐसा महसूस होगा कि a की वैल्यू हो जाएगी 3, a की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे दो मान निकल गए। अब हमें चाहिए क्या, व्हाट वी वांट, हमें चाहिए b का मान। और किसी एक समीकरण को और पकड़ लो, तो समीकरण 2 को पकड़ लो। किसको पकड़ लो, समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 में जब हम बात करेंगे, देखो समीकरण 2 से जब मैं बात करूंगा तो 2 कितनी थी समीकरण, वो थी n a की घात n माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 729 0। अब n की वैल्यू हमने कितनी रखी है, 6 इंटू a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 3 की घात है n यानी कि कितना आएगा आपके पास में इसमें 6 माइनस 1 और b की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 729 इंटू 10 लिख रहा हूँ उसको मैं, ये जीरो को हटा करके, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ कलाकारी करनी है ना। अब ध्यान दो, तो b की जो वैल्यू होगी बेसिकली वो होगी 729 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 3 की घात 5, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। 729 को भी तोड़ा जा सकता है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 6 घात के बराबर होता है ना। अभी किया था मैंने ये काम, देखो यहाँ है ना। तो एक से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। और मेरे भाई नीचे तो घात 5 थी, ऊपर घात कितनी थी, 6 थी। हाँ नीचे तो 4 तो कट गया ना, तो इससे तो कटाइए, इससे कटाइए, इससे कटाइए, इससे कटाइए, तो इससे कटेगा ये। तो हमारे पास b इज इक्वल टू आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3/6, इनकी b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या ये सही है, क्या ये सही है क्या? हमारी a की वैल्यू भी अच्छी खूबसूरत सी निकली थी और b की वैल्यू गड़बड़ निकली है थोड़ी। आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे पास हाथ में हम किताबें, अरे इंस्टाग्राम कहाँ है खुल रहा है यार, हमें खोलना क्या है, खुल के आ जाता है। हमें खोलना है किताब NCERT वाली, कि हमारी किताब हमारे हाथ में नहीं है इस समय, इसी से काम चला रहे हैं यार। PDF पड़ा है, उसमें से देख देख के काम चला रहे हैं। कहाँ गया भाई विविध प्रश्नावली, हाँ ये है, इसके आंसर्स कहाँ हैं, हाँ 3 आ गया। और b का मान भाई गलत हो गया कहीं, 5 आया है। b का मान जो आया है 5 आएगा, क्या दिक्कत है, क्योंकि 10 भी तो छोड़ दिया आपने यहाँ पे 10 भी तो छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम करें 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, तो वैल्यू 5 ही आएगी, क्योंकि हमने यहाँ 10 छोड़ दिया था ना ये। तो ठीक है ना। तो फाइनली हमें क्या मिला, n की वैल्यू 6 मिली, a की वैल्यू 3 मिली और b की वैल्यू 5 मिली। तो ये आपका बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप इसको पॉज करके बेटा नोट कर लो। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर बेटा इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आधा घंटा लग गया यार करने में। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 + ax की घात 9 के प्रसार में x की घात 2 और x की घात 3 के जो गुणांक हैं वो समान है, तो a का मान निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप x की घात 2 का गुणांक निकालो, x की घात 3 का गुणांक निकालो, उनको बराबर रख दो तो बात बन जाएगी। गुणांक निकालने की प्रक्रिया में हमें व्यापक पद की जरूरत पड़ती है ना। किसकी जरूरत पड़ती है, व्यापक पद। और व्यापक पद क्या होता है वो हमने फॉर्मूला पहले भी लिखा था यहाँ कि TR+1 इज इक्वल टू होता है NCR, a की घात n - r एंड b की घात r, और किसमें
ए प्लस बी की घात एन के प्रसार में, के प्रसार में व्यापक पद ये होता है ना आपके पास में, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना आपके पास में। तो चलिए आप पहले इस 3 प्लस ए एक्स की घात 9 के प्रसार में सबसे पहले आप क्या निकालोगे, x की घात 2, x की घात 2 का आप गुणांक निकालो, क्या निकालो, गुणांक। जब गुणांक निकालेंगे तो व्यापक पद निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें TR+1 निकालना पड़ेगा। TR+1 होता है NCR, तो n की वैल्यू 9 है, 9CR और 3 की पावर, क्योंकि a का काम 3 करेगा, की पावर 9 माइनस r एंड ax की घात जो है वो आ जाएगी r, ठीक है। इसको थोड़ा सही किया जाए तो इसका मतलब TR+1 जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू 9CR 3 की पावर 9 माइनस r, साथ में a की घात r और x की घात r, ठीक है। अब अगर ध्यान दें एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है, गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए, के गुणांक के लिए अगर हम देखें तो यहां पर x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो इसका मतलब r को हम लोग 2 कह देंगे, तब ये हो जाएगा। अतः तो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है ये वाला, ये गुणांक हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बेसिकली वो आ कितना जाएगा, वो आ जाएगा 9CR, r की जगह लिखेंगे 2 और 3 की पावर 9 माइनस 2 एंड a की पावर 2, ठीक है ना। तो बेसिक सी बात ये रही कि हम लोग अगर कहें थोड़ा सा सॉल्व करके कि 9C2 और 3 की घात 7 और a की घात 2, ये से छोड़ दो। अब दोबारा से कर लो, क्योंकि अब हमें करना है x की घात 3 का गुणांक, तो काम इसी से चलेगा, है ना। अब x इसको 1 कह लो, यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए r बराबर 2 भरेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x की घात 3 के गुणांक के लिए क्या करना है, के लिए मेरे को क्या करना है, हम x की घात यहाँ पे 3 होना चाहिए, तब r को हम लोग 3 कंसीडर करके चलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अतः x की घात 3 का जो गुणांक बनेगा बेटा वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 9C3 3 की पावर 3 माइनस 3 और a की पावर 3, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही अगर कर लिया जाए तो हो जाएगा 9C3 और 3 की पावर, अरे 9 माइनस 3 है ना, 3 की पावर 6 एंड a की पावर 3, ठीक है। अब उसने कहा है कि दोनों चीजें, ये वाली चीज a और ये वाली चीज b, ये दोनों बराबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो x की घात 3 के गुणांक के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब 9C2 जो है और 3 की घात 7 a की घात 2 जो है वो बराबर है किसके, 9C3 और 3 की घात 6 a की घात 3, ठीक है ना, इसके बराबर है। तो उसको सॉल्व कर लो, बस बात बन जाएगी। अब देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको पूरे को उसके बटे में पहुंचा रहा हूं। इसका मतलब 9C3 3 की घात 6 और a की घात 3 बटे 9C2, ये वाला पूरा बटे में चला जाएगा, और 9C2 और 3 की घात 7, ये तो है 3 की घात 7 और a की घात 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से इसकी 6 की 6 घात कट जाएगी, पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, सिर्फ ये पूरा कट जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा ना। तो 9C3 a अपॉन 9C2 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, या 9 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल, a अपॉन 9 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल एंड 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 इज इक्वल टू 1। तो 9 से 9 कट जाएगा,
और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 का फैक्टोरियल और फिर 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड 6 का फैक्टोरियल, साथ में ए बी है, और ये जो 3 है ना, इस 3 को ना मैं उधर ले जा रहा हूँ, बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब बड़े फैक्टोरियल को खोलते हैं हमेशा कि 2 का फैक्टोरियल, ये लिखो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन इसको लिख लो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड ये लिख लो फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू, और साथ में ए बी है, इज इक्वल टू 3। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। तो यहाँ पे बचेगा केवल 7, यहाँ बचेगा यानी कि 7a/3 बराबर 3, या a बराबर जाएगा 9/7, a बराबर जाएगा 9/7। चेक करो जरा एक बार, अगर कहीं मिस्टेक नहीं हुई है तो ये आपका आंसर तुरंत ही सही है। ठीक है, चले अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ताकि आसानी से काम निपट पाए। चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा भाई, और दम तो अब तक लगा ही है, आधे घंटे में केवल 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, तो इसलिए तो कहता हूँ विविध प्रश्नावली कुछ ना कुछ तो देके जाती है, बहुत दमदार रहती है। ठीक है ना, चलिए तो मेरे भाई इसने क्या कहा है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए गुणनफल 1 + 2x की घात 6, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से मैं हल शुरू करूंगा इसका करना, क्योंकि थोड़ा बोर्ड बहुत ज्यादा चाहिएगा, लंबा सवाल है। तो 1 + 2x की घात 6, डरे मत, आसान है, बस लंबा मतलब कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी। और साथ में है मेरे पास में 1 - x की घात 7 में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब जब इनकी गुणा होकर के आएगी 1 + 2x, किसी महारथी ने इसको खोला होगा और इसको खोला होगा, तो इनकी जब गुणा करी होगी तो कहीं ना कहीं x की घात 5 मिला होगा, और उस x की घात 5 जहां पर भी आएगा उसका मुझे गुणांक बताना है। कोई बात नहीं, करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम खोल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग खोल लेंगे। खोलने का मतलब है कि द्विपद प्रमेय से, देखो द्विपद प्रमेय से इसको अलग से खोल लेंगे और इसको अलग से खोल लेंगे, ठीक है ना, और गुणा में ही लिखेंगे, फिर देखते हैं क्या बात बनती है। तो देखो क्या तरीका था खोलने का, आपको पता है a + b की, ये हमने बताया था कि a + b की घात n को हम कैसे खोलते थे कि nc0 a की घात n, है ना, वो पता है ना, nc1 एक्सरसाइज, पहले वाली एक्सरसाइज, n-1 एंड b ऐसे चलता रहेगा जिंदगी भर। तो उसी तरीके से हम इसको खोलेंगे। तो पहले मैं इसको खोल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। घात 6 है तो 7 पद आएंगे, है ना, 7 पद आएंगे। तो nc0 1 की घात n, मतलब n तो नहीं होगा ना, 6 आएगा फिर, है ना, 6c0 की घात 6 प्लस 6c1 और 1 की घात इसमें से घटेगी तो 5 - 6 - 1, और साथ में आ जाएगा 2x की घात, है ना, आपके पास में 2x की घात 1 प्लस आपके पास में 6c2 1 की घात 6 - 2 और 2x की घात 2, ऐसे तो चलेगा काम, ठीक है ना। फिर देखो प्लस 6c3 1 की घात 6 - 3 एंड 2x की घात 3 प्लस 6c4 1 की घात 6 - 4 एंड 2x की घात 4 प्लस 6c5 और 1 की घात 6 - 5 और 2x की घात 5 प्लस 6c6 1 खत्म हो गया और 2x की घात आ जाएगा केवल 6। तो यानी कहने की बात यह है बेटा, ये अब तक किसके साथ बदतमीजी हुई है, बदतमीजी मतलब जिसको खोला है हमने वो किया है 1 + के 2x की घात 6 को, इतना खोल दिया है इसको बड़े से ब्रैकेट में रख लो ऐसे करके, ठीक है, इसको एक बड़े से ब्रैकेट में रख लो ऐसे करके, गुणा, फिर हम इसका खोलेंगे। इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, माइनस में है तो अल्टरनेट बेस पे माइनस आएंगे। तो कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे कि मैं वहां से यहीं शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना, आपके पास में ब्रैकेट उसका यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से क्या थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, गुणा तो है ही है, यहां नहीं गुणा लगाते हम लोग, गुणा लगा लेते हैं यहां से, क्योंकि देखो घात 7 है तो फिर ये भी लंबा जाएगा।
तो गुणा यानी कि इस पूरे के गुणा में ये वाला पोर्शन कि 6c1 6c0 और 1 की घात 6 नहीं 7 आएगा इस बार 7c0 और आपके पास में गर्दन भी दुखने लगी यार। चलो 1 की घात आ जाएगा 7 माइनस, ठीक है ना, आपके पास में 7c1 1 की घात आ जाएगा 7 माइनस 1 एंड x की घात आ जाएगा आपके पास में 1। मैंने कहा था ना अल्टरनेट ब्रैकेट में माइनस आएगा। ये माइनस क्यों आया है? क्योंकि अगर आपने पहली एक्सरसाइज देखी होगी तो वहां आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ जाएगा प्लस का 7c2, है ना, जहां पर आपकी घात जो है x की विषम होगी वहां माइनस आएगा, जहां x की घात प्लस सम होगी वहां पे प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे x की घात 1 है तो माइनस आया, यहाँ x की घात 2 आएगी तो वो प्लस वाला पद आएगा। ये सब बातें मैंने पहली एक्सरसाइज में बताई थी आपको। 1 की घात बनेगी आपके पास में 7 माइनस 2, ठीक है, x की घात 2 प्लस 7c3 1 की घात 7 माइनस 3 x की घात 3। अब आप कहोगे सर जी इतनों की गुणा कैसे होगी? अभी देखते जाओ, खेल अभी तो शुरू हुआ है खेला, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि x की घात विषम संख्या है, प्लस 7c4 1 की घात 7 माइनस 4 और x की घात 4 प्लस 7 माइनस आएगा इस बार माइनस आएगा 7c5 और 1 की घात 7 माइनस 5 x की घात 5 प्लस आ जाएगा 7c6 1 की घात 7 माइनस 6 और x की घात आपके पास में आ जाएगा 6, फिर माइनस आ जाएगा 7c1 7c कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही तो पता आएंगे, घात 7 है तो 7c7 1 खत्म हो गया, x की घात 7 आपके पास में ये है। ठीक है जी, अब दम लगाओ थोड़ा सा यार, गर्दन बड़ी दुख रही है पता नहीं क्यों आज। चलो पानी पी लें थोड़ा सा, भारी भरकम काम है। चलो अब थोड़ा सा इसको सिंपल करके लिख लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, है ना। थोड़ा सा और सरल करके लिख लेते हैं। देखो दिस इज इक्वल टू, मतलब ये बराबर चल रहा है, इसके यहाँ पे बराबर का चिन्ह इधर लगा क्योंकि लंबा चलेगा ना प्रोग्राम। देखो यहाँ आ जाएगा 6c0 क्योंकि 1 तो खत्म हो जाएगा ना, प्लस यहाँ आ जाएगा 6c1 और साथ में आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 6c2 2x की घात, है ना, आपके पास में 2x की घात 2, समझ रहे हो? या वहीं पे खत्म कर दूं मैं? नहीं, चलो लिख लेते हैं एक बार यार। फिर आ जाएगा, इसको भी थोड़ा सिंपल कर लो ना, अगर ऐसी बात है तो इसको ऐसे लिख लो ना, इसको ऐसे लिख लो इस वाले पद को कि 2 की घात 2 और x की घात 2, ठीक है ना, 2 की घात 2 और फिर आपका x की घात 2, ऐसे ही फिर आ जाएगा प्लस 6c3 और 2 की घात 3 x की घात 3 प्लस 6c4 2 की घात 4 और x की घात 4, मतलब ये वाला पद, है ना, फिर प्लस 6c5 और 2 की घात 5 और x की घात 5, ठीक है, प्लस 6c6 और 2 की घात 6 और x की घात 6। ये हो गया पहले वाला पोर्शन। इसकी गुणा में आएगा ये वाला पोर्शन, इसको भी लिख लो। यहाँ आ जाएगा 7c0 माइनस, क्योंकि ये तो 1 खत्म ही हो गया, फिर आ जाएगा 7c1x, फिर आ जाएगा 7c2 x स्क्वायर, 7c3 x की 3, नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस प्लस 7c4 x की घात 4 माइनस 7c5 x की घात 5 प्लस 7c6 ये वाला x की घात 6 माइनस 7c7 x की घात 7। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पद पूरे होने चाहिए क्योंकि इसमें घात 6 थी तो उसमें कितने पद होने चाहिए? 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, बस भाई, ठीक है ना। आप कहोगे आंसर कैसे आएगा? करना क्या है, x की घात 5 का गुणांक देखना है। तो
अब इनकी गुणा करके देखना पड़ेगा, लेकिन गुणा करने में तो भाई साहब मामला गड़बड़ा जाएगा। एक तरीका है यार, इतनी सोच तो हम रख ही सकते हैं कि हम लोग सिर्फ बाकी, देखो हम लोग बाकी पदों पे इतनी जानकारी क्यों लें, हम सिर्फ वही देख लेते हैं कि कहाँ पे x की घात 5 आएगा, वही देख लें सिर्फ। तो देखो x की घात 5 कब कब आएगा, ठीक है नहीं, x की घात 5 कब कब आएगा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लूं मैं क्योंकि काम बड़ा है। ठीक है, ओके। तो देखो सुनो, x की घात 5 के गुणांक का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, बेसिकली आप ये देखेंगे कि किस किस पद के अंदर x की घात 5 आएगा। देखो जब मैं इस पद की गुणा, ध्यान देना मेरी बात को, बस यही समझने वाली बात है, इस पद की गुणा, देखो उसमें तो x नहीं है ना, 6c0 की गुणा जब मैं इधर वाले ब्रैकेट में किससे गुणा करूंगा, मुझे गुणा करनी पड़ेगी 7c5 से गुणा करूंगा तो x की घात 5 मिल जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा, तो मेरे पास में जो गुणांक आएगा तो उसमें पहला हिस्सा आएगा 6c0 की जब गुणा होगी किससे, माइनस के 7c5 से जब इसकी गुणा होगी। बात मेरी आप लोग समझे या नहीं समझे भाई, सीधी बात है, जब इसकी 6c0 की गुणा इस वाले पद की गुणा इस वाले पद से ही होगी, इस वाले पद से होगी, तभी तो x की घात 5 मिलेगा। इसकी 6c6 की और किसी से गुणा करके देख लो, x की घात 5 मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिलने का, सिर्फ यहां पे मिलेगा। ओके, फिर ध्यान दो, अब देखो ये है आपके पास में, यहां x की घात कितना है, 1 है। इस पद की मैं किस पद से इधर गुणा करूंगा, किस पद से मैं गुणा करूंगा कि मुझे x की घात 5 मिल जाएगा। यहां पे कितनी घात है, 1 है, कितनी घात है मेरे भाई, 1 है। इसका मतलब 4 घात वाले से करनी पड़ेगी, इसका मतलब है मेरे को इससे गुणा करनी पड़ेगी, है ना। तो सीधी सी बात है, फिर मुझे मिलेगा प्लस का 6c1, 2 तो है ही है, क्योंकि गुणांक निकालने x तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि गुणांक में हम लोग x तो लेना ही नहीं है ना। आपके पास में हम लोग क्या करेंगे, गुणांक में तो वही लेंगे ना, क्योंकि गुणांक निकालते समय x तो अलग ही रख लेंगे ना आपके पास में। तो 2 किसकी, 2 तो जो का तू हो गया, और इसकी गुणा इससे कर रहा हूं मैं, इंटू 7c4, ठीक है जी, ओके। फिर प्लस कर लो, अब इस पद की किससे गुणा होगी, जो x की घात 5 मिलेगा मुझे, इस पद की गुणा होगी इस पद की, क्योंकि घात 2 है तो 5 करने के लिए 3 वाले से, इससे होगी, इस वाले से, ठीक है ना, किससे होगी, इस वाले से। तो फिर तो माइनस आएगा, और यहाँ आ जाएगा 6c2 आपके पास में, और 2 की घात 2, x की घात 5 हो जाएगा तो हटा देंगे, तो और आ जाएगा 7 इंटू 7c3, ठीक है आपके पास में। चाहे ऐसे लिख लो, यहाँ प्लस ही लिख लो, माइनस जैसे मैंने यहाँ लिखा था, तो माइनस का 7c3 यहाँ लिख लो ऐसे करके, ठीक है मेरे भाई। चलिए, ये तो क्रैश हो गया भाई, आगे जगह रास्ता बंद है, ये कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख लूंगा फिर, ना। फिर देखो अब कहाँ तक आ गए हम लोग, 2 तक आ गए। इस पद की मैं किससे गुणा करूँ कि x की घात 5 मिल जाए, मैं नीचे लिखूंगा भाई यहाँ, तो x की घात कितनी है, 3 है, तो 2 से करनी पड़ेगी, इसका मतलब इससे करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, ये पद आएगा प्लस का 6c3, है ना, इसकी 6c3 और 2 की घात 3 आपके पास में, और x की घात तो 5 हो ही जाएगा, और इधर वाला क्या आएगा 7c2। चलिए, इसका भी काम हो गया। अब इसकी किससे गुणा करेंगे बताओ, इसकी किससे गुणा करेंगे, x की घात 5 मिल जाए। यहाँ पे कितनी है, 4 घात है, तो एक वाले से करनी पड़ेगी, इस वाले से गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये रहा प्लस 6c4, 2 की घात 4, और x की घात जब इसमें हो तो 5 हो जाएगी, तो 5 का गुणांक निकालना, केवल गुणांक की बात करेंगे, और गुणा करेंगे माइनस के 7c1 से, ठीक है जी, ओके। एक और बचा, अब इस वाले पोर्शन की मैं किससे गुणा करूं कि मुझे x की घात 5 मिले, इससे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें x की घात पहले से 5 है, तो इसमें हम करेंगे, इसका मतलब प्लस 6c5, 2 की घात 5, और इंटू
7C0, 7C0। तो ये जो है आपके पास में जो पूरा का पूरा बना, आगे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x की घात 6 आ गई। x की घात 6 की आप गुणा किसी में भी कर लो, x की घात 5 कभी नहीं मिलेगा। तो हमें केवल वो देखने जहां जहां हमें x की घात 5 मिल सकती हो, और x की घात 5 मिलने वाले केवल 1 2 3 4 5 6 ही पद होंगे, केवल 6 ही पद होंगे। बस अब इनकी कैलकुलेशन मुझे करनी है, तो हमारा x का गुणांक निकल करके आ जाएगा। तो उसको अगर मैं सही तरीके से लिखूंगा, पहला पद मेरा, ठीक है ना, पहला पद मेरा सही तरीके से जो लिखा जाएगा, माइनस के 6C0 इंटू 7C5 प्लस 2 को शुरू में लिख लो, 6C1 इंटू 7C4 पल माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 6C2 और ये 2 की घात 4 में शुरू में लिख दे रहा हूं, और इंटू 7C3, ठीक है, फिर प्लस ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 की घात 3 मतलब 8 बाहर लिख लो, और लिखोगे कैसे फिर 6C3 आपके पास में, और 7C2 प्लस, ठीक है ना, इस बार माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, माइनस 2 की घात 4 का मतलब 16 है ना, 16 बाहर आ गया, और 6C4 और आपके पास में, और इंटू 7C1, फिर प्लस लास्ट का जो पद बनेगा वो बनेगा 2 की घात 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 तो बाहर आ जाएगा मेरे बेटे, और आ जाएगा 6C5 है ना इंटू 7C0 है ना। बस अब कैलकुलेशन वर्क हो गया। देखो 6C0 का मान होगा 1, तो 1 इंटू इसका 7 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 गुणे 6C1 का मान होगा 6, और वो तो अंडरस्टूड है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, NC1 का मान n होता है, ये सब पढ़ के आए हैं। और इसका हो जाएगा आपके पास में 7 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 4 इनके 3 फैक्टोरियल, फिर माइनस 4 एज इट इज रख लो, 4 इंटू इसका फैक्टोरियल खोलो तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस 8 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है ना, साथ में आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल माइनस 16, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, और 7C1 का मान डायरेक्टली साथ लिख देंगे, प्लस 32 गुणे 6C5 का वैल्यू होगी आपके पास में 6 है ना, क्योंकि आपको पता है NCN-1 वाला, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है जी। कैलकुलेट करो फटाफट, देखो ध्यान से सुनो, ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए लिखेंगे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल 5 कट जाएगा तो बट्टे में केवल 2 आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसको खोलेंगे, फैक्टोरियल 7 को क्या खोलेंगे, हम खोलेंगे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5, तो ये नीचे रखा हुआ फैक्टोरियल 5 जो है इसको काट देगा, है ना, तो केवल 7 गुणा 6 आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 गुणा 6 प्लस यहाँ पे 2 6 12 गुणे, ठीक है, 7 को फिर खोल लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 माइनस, ध्यान से देखेंगे, इसको खोल लेंगे 4 गुणे, इसे लेंगे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, यहाँ कुछ छूट जाएगा नहीं, फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, और बट्टे में इसका 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है। 7 को खोलेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 है ना, और फैक्टोरियल 4 कट गया तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फिर प्लस, ठीक है जी आपके पास में। तो ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा 8 गुणे फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा, 6 गुणे 5 गुणे 4, क्योंकि फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, एक फैक्टोरियल 3 का मान 6 हम यहाँ लिख देंगे, गुणे फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे 7 गुणे, ये तो हमने पीछे करा भी है, 7 गुणे 6 बटे 2, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, फिर माइनस, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 16 गुणे 6 गुणे 5, क्योंकि फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, बटे 2 और गुणे 7, और फिर प्लस का आ जाएगा
छः दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 × 18 और 1 19, 192। ठीक है, कैलकुलेट करो भाई फटाफट। चलो ये कटेगा 3 बारी, ये हो जाएगा हमारे पास में 7 × 21 प्लस इसको 6 से 6 काट दो और 12 सते 84 पंजे, ठीक है ना, 12 सते 84 पंजे, 84 पंजे हो जाएगा 5 चौक 20 ऐसे लेके दो, 5 अठे 40 और 2 42, 420 आ जाएगा आपके पास में 420 प्लस का 400 420। ठीक है, माइनस ध्यान से देखेंगे, अब इसे काट लो 2 बार, ठीक है ना, आपके पास में 5 छंग 30 दूनी हो गए 60, तो 60 गुड़े और ये हो जाएगा 6 से 6 घटा 5 सते 35, 5 सते 35 और इसको भी कर लो। 35 सिक्के कितने होते हैं, 35 सिक्के कितने होते हैं, 35 सिक्के होते हैं 6 पंजे 30 का 0 ऐसे लेके 3 36 18 3 21 210। तो इसको मैं पूरा हटा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ 210, 210 मतलब ये पूरा कैलकुलेट हो गया। पहला पद ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा हो गया ये वाला प्लस। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस वाले पद में इस 6 से 6 कट जाएगा और इस 2 से ही कट जाएगा 3 बारी। तो देखो 5 चौक 20 दूनी, 5 चौक 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160 और 160 की 21 में गुणा कर लो, 160 की इसमें गुणा कर लो, 160 की गुणा कर लो 21 में, है ना, तो आ जाएगा मेरे पास में 160 एज इट इज आ जाएगा और 0 2 और 2 एकम 2 और 1 3, तो आ जाएगा 0 6 3 और 3, तो आ जाएगा 3360। तो यानी कि इसकी कैलकुलेशन जो है चौथे पद की कैलकुलेशन जो है आपके पास में चौथे पद की इस वाले की कैलकुलेशन कितनी बन जाएगी, वो आ जाएगी 3360, 3360। फिर माइनस कितने पद थे बेसिकली हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 लास्ट वाला 6। ठीक है, सही चल रहा है। उसके बाद ये हो गया, इसको देखो, इसको देखो, इसमें क्या होगा, इसमें मैं इसे काट दूंगा 8 बारी, 5 छंग 30 और 30 की 8 में गुणा करो, 8 से 24 240, 240 आया और 240 में 7 से गुणा फिर से कर लो, 7 से कर लो, 7 0 0 7 चौक 28 का 8 ऐसे लेके 2 7 दून 14 और 2 16, 1680। तो मेरे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1680, 1680 और प्लस के 192, ये हमारा संख्यात्मक मान बन गया। अब एक काम करो, माइनस वाले एक तरफ और प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो। ठीक है, तो प्लस वाले कौन कौन से हैं, ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है। तो सबसे बड़ी संख्या है 33 60, फिर मेरे पास में है 420 और फिर मेरे पास में 192, बस 3 ही तो हैं प्लस वाले, जोड़ लो 2 और ये आ जाएगा 11 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1। ठीक है ना, आपके पास में और आ गया 7 और 1 8 और 1 9 और आपके पास में 3 39 72। तो आ जाएगा मेरे पास में प्लस की तो हो गया 39 72 और माइनस वाले कितने हैं मेरे पास, माइनस वाले यहाँ देख लेता हूँ थोड़ा सा, माइनस वाले हैं 21 है मेरा, 21 माइनस का है। ठीक है जी, और उसके बाद में माइनस के 210 है, 210 है और फिर उसके बाद माइनस का है 1680, 1680 1680। तो इनको ऐड कर लो सारों को, ये 3 ही तो हैं ऐसे, हाँ, तो आ जाएगा 0। कैसे ऐड कर रहा बेवकूफ़ों की तरह यार, बड़ी संख्या ऊपर रखो, 1680 फिर मेरे पास में है 210, ठीक है ना, फिर मेरे पास में है 21, ठीक है ना, तो आ जाएगा 1 1 9 और 1 1911, 1911 इसमें से घटा दो, 1911 इसमें से घटा दो, तो आ जाएगा हमारा 1 ये 7 है ना, 1 6 1 6 0 2 20 61। तो फाइनली जो आंसर आना चाहिए, गुणांक जो आना चाहिए वो 20 61 होना चाहिए। अगर मेरी कैलकुलेशन मेरी तपस्या सही है तो, अगर हमने कैलकुलेशन सही की है तो ठीक है जी, आपके पास में 420 गुणे 5 गलत हो गया कहीं थोड़ा सा काम, तो 12 गुणे 35, ठीक है, 7 पंजे 35, ओके, और 7 पंजे 35 की जब हम गुणा करते हैं तो
हमारे पास 210 ही आता है, इसमें कुछ छूट गया। एक मिनट मैं देख लेता हूँ भाई, क्योंकि कैलकुलेशन का काम था, थोड़ा हो सकता है, लेकिन तरीका आपको समझ में आ ही गया होगा। तीसरे पद में मुझे मिस्टेक लग रही थी और इसमें है मिस्टेक यहाँ पे, क्योंकि अगर ध्यान दिया जाएगा तो ध्यान अगर देंगे तो ये जो 210 आया ना, इसमें देखो क्या हुआ है, ये पहला पद तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरे में मैंने इसी शायद देखो 5 अंक 30 दूनी कितने होते हैं, देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 दूनी होते हैं 60, और 60 हो गए, ठीक है, और 5 सते 35, 5 सते 35, 60 की गुणा मुझे करनी चाहिए थी 35 में, कितने में, 35 में। तो जब इसमें करूँगा मैं तो आ जाएगा हमारे पास 0, या 6 की गुणा कर लो ना, 35 में 6 की गुणा कर लो, 35 में जब मैं 6 की गुणा करूँगा तो 6 देखो 6 पंजे 30, 0 हासिल लगे 3, 36 18 और 3 हो गए 10, 200 थे, लेकिन एक 0 और भी तो आएगी ना, क्योंकि हमारे पास ये 60 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2100 आएगा बेटा, ये क्या आएगा 2100, है ना आपके पास में, ये कितना आएगा 2100। अब आप क्या करोगे, अब सेम तरीके से 2100 ये जो आया, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 210 नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर 2100 ऐड करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 2100, और जब 2100 ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 10, और फिर आ जाएगा आपके पास में 8, और फिर आ जाएगा 3, 3801। अब 3801 इसमें से मैं घटाऊंगा 3801, कितना घटाऊंगा 3801, तो जब 3801 घटेगा तो आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा फिर से 1, बस 171। मेरे भाई आंसर जो बनेगा, लिखो कहाँ आंसर, आंसर यहाँ लिख देता हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको, 171 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बड़ा ही टेढ़ा काम था, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ेदार काम था।